कई बार प्यार की कीमत सिर्फ टूटे दिल से नहीं, जान से भी चुकानी पड़ती है। ये कहानी है साक्षी और अमन की, दो दिलों की जो बस साथ जीना चाहते थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसी आग में धकेला जहां हर फैसला मौत और जिंदगी के बीच का था। एक तरफ था ठाकुर परिवार, जिनका गुस्सा तूफान से भी खतरनाक, और दूसरी तरफ थी एक ऐसी औरत जो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उस रात जब बस अचानक जंगल के बीच रुक गई, जब एक काली महिंद्रा ने रास्ता रोका और जब एक भाई की आंखों में बहन को खोने का डर पहली बार सच बनकर खड़ा हुआ, तब शुरू हुई ऐसी जंग जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर साक्षी के साथ क्या हुआ? कौन ले गया उसे? और क्यों इस प्यार को इतनी बड़ी सजा मिली? आगे की कहानी आपकी सांसें रोक देगी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन शर्मा परिवार के छोटे से घर में तूफान उठा हुआ था। घर के छोटे कमरे में रिधिमा घबराई हुई खड़ी थी, जबकि उसका बड़ा भाई अमन गुस्से से भरा आगे पीछे टहल रहा था। भैया, प्लीज भगवान के लिए कोई गलती मत कर देना, रिधिमा ने कांपती आवाज में कहा। आप जान रहे हो ना, साक्षी ठाकुर है, ठाकुरों की बेटी। उनके ना दोस्ती अच्छी लगती है और ना दुश्मनी। प्लीज हमें बर्बाद मत कर देना। अमन ने सर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो किसी पागलपन की हालत में पहुंच चुका है। रिधिमा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, वो धीमे से बोला। साक्षी मेरी सांस है, मेरी दुनिया है। अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रिधिमा की आंखें फैल गईं। भैया, होश में आइए, हमारी क्या औकात उनके सामने? हम तो आम लोग हैं, और वो ठाकुर लोग, पूरी तहसील में उनका नाम चलता है। उनसे रिश्ता जोड़ना मतलब अपनी मौत को बुलाना है। लेकिन अमन जैसे सुन ही नहीं रहा था। प्यार का नशा इंसान को अंधा कर देता है, ये बात आज रिधिमा अपने भाई को देखकर साफ समझ चुकी थी। मेरे लिए दुनिया में बस साक्षी ही है, अमन ने ठंडी लेकिन पक्की आवाज में कहा। अब मैंने फैसला कर लिया है। क्या करने वाले हो आप? रिधिमा ने घबराकर पूछा। अगर आप दोनों ने कुछ किया तो वो लोग आप दोनों को ढूंढ ढूंढ कर मार देंगे, और हमारी पूरी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। अमन को जैसे गुस्सा आ गया। तू चुप कर, छोटी है छोटी ही रह, उसने डांटते हुए कहा। रिधिमा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था। कुछ मिनट बाद अमन फोन पर किसी से बात करते हुए बाहर निकल गया। रिधिमा का दिल बैठने लगा। वो समझ गई, अब अमन भागकर साक्षी को अपने साथ ले जाने की सोच रहा है। जब अमन वापस आया तो जल्दी जल्दी बोला, रिधिमा, अपना बैग पैक कर, अभी इसी वक्त मामा के घर जा। क्या? लेकिन क्यों? बहुत सवाल मत कर। मैं आज रात साक्षी को लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ। तू यहाँ रुकेगी तो खतरा है। मामा के घर चली जा, ताकि अगर ठाकुर यहाँ आए तो तुझे कोई छू भी ना पाए। रिधिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, ये कैसे सोच रहे हैं? हम कहीं भी जाएं वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। पाताल में छिप जाएं तब भी नहीं बचेंगे। उनकी पहुंच आसमान से भी ऊपर है। प्लीज ये मत करें। अमन ने उसे फिर डांट दिया। आखिरी बार कह रहा हूं, इस मामले से दूर रह, जितना कहा जाए उतना कर। वो बोलता हुआ अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। रिधिमा अकेली बैठी रोने लगी। वो जानती थी कि अगर अमन ने ये कदम उठाया तो सब खत्म हो जाएगा। वो बहुत देर तक सोचती रही, फिर कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया। नंबर लिस्ट खुली और एक नाम पर उसकी नजर अटक गई। करण ठाकुर, साक्षी का बड़ा भाई। उस नाम को देखते ही उसके गले में जैसे कांटे चुभने लगे। उस इंसान से तो आम दिनों में भी वो डरती थी, लेकिन आज वो उससे कैसी कह देती कि अपनी बहन को बचा लो, वो मेरे भाई के साथ भागने वाली है। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। वो जोर जोर से रोने लगी। लेकिन समय कम था। अमन ने उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहा था, और वो मजबूरी में सामान निकालने लगी। उसके आंसू उसके कपड़ों पर गिर रहे थे। इधर दूसरी तरफ ठाकुर हवेली में करण अपने जिम रूम में पंचिंग बैग पर लगातार घूंसे बरसा रहा था। उसका मूड आज बेहद खराब था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी सौतेली माँ के साथ लड़ाई हुई थी। हर बार की तरह आज फिर वही कड़वाहट, वही ताने। उसके शरीर से पसीना नदी की तरह बह रहा था। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसने नजर डाली। समय कम है,
अपनी हवेली की देखभाल करो, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अनजान नंबर था, अधूरा मैसेज था, लेकिन उसमें छिपी खतरे की गंध से करण की भौएं चढ़ गईं। उसने कॉल बैक किया, लेकिन तभी नंबर स्विच ऑफ मिला। किसका मैसेज था? क्या मतलब है इसका? करण बुदबुदाया। उसी रात अंधेरे में साक्षी चुपचाप ठाकुर हवेली की दहलीज पार कर गई। वो अपने भाई करण का दिल तोड़कर अपनी मोहब्बत अमन की तरफ बढ़ चुकी थी। बस स्टैंड पर अमन उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हल्की मुस्कुराई और बिना बोले बस में चढ़ गए। दोनों अलग अलग सीटों पर बैठ गए ताकि किसी को शक न हो। उनकी बस दिल्ली से मुंबई, 3 दिन का सफ़र। साक्षी ने अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ दिया था। वो वही फ़ोन लेकर निकली थी जो अमन ने उसे दिया था, ताकि किसी को पता न लगे। बस चलने लगी। इधर रिधिमा मामा के घर जाने वाली बस में बैठ चुकी थी, लेकिन 2 स्टॉप के बाद बस से उतरकर वापस अपने घर लौट आई। अमन को पता नहीं था कि उसकी बहन ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही वो घर आई, अमन का कॉल आने लगा। उसने डरते डरते कॉल रिसीव की। रिया, तुम ठीक हो? कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी तो अब शुरू होगी भैया, उसने रोते रोते कहा। अमन ने उसे फिर समझाया, जब तक मैं कॉल ना करूं तुम मुझसे बात मत करना, और हाँ, अगर जिंदा रही तो एक दिन सब ठीक कर दूंगा। रिधिमा इस बार फट पड़ी। ठीक भैया, आप अपनी मोहब्बत के लिए हम सबको मिटाने जा रहे हो? ठीक क्या करोगे? छोड़िए मुझे, कॉल मत कीजिए। उसने कॉल काट दी। उसे नहीं पता था ये उसके भाई से आखिरी बातचीत थी। अमन ने सिम तोड़ दी और बस से मुंबई की ओर बढ़ गया। रात बढ़ती जा रही थी। ठाकुर हवेली में तूफान आ चुका था। साक्षी के गायब होने की खबर फैलते ही करण ठाकुर का गुस्सा आसमान छू गया। सुबह होते ही उसे मेरे सामने लाओ, वरना सबको मैं खुद खत्म कर दूंगा। उसकी दहाड़ हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उधर उसकी सौतेली माँ सुमन डरी सहमी बैठी थी। वो साक्षी की असली माँ थी, लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से आज शर्मसार थी। सुबह के करीब रिधिमा घर में अकेली थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। उसका खून जम गया। किसने दरवाजा बंद किया है? तोड़ दो! ये आवाज करण ठाकुर की थी। रिधिमा ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया, लेकिन बाहर वाले दरवाजे की चटकनी टूट चुकी थी। कुछ ही सेकंड में पूरा घर छान मारा गया। अब करण की नजर सीधे उसके कमरे पर पड़ी। धम धम धम! दरवाजा टूट गया। करण अंदर आया। उसकी नीली आंखें गुस्से से जल रही थी। कहाँ है मेरी बहन? वो गरजा। डरी हुई रिधिमा पीछे हटती गई और दीवार से जा लगी। करण ने उसके बाजू पकड़कर उसे हिलाया। बोल, कहाँ भागा उसे लेकर तुम्हारे भाई ने? मुझे नहीं पता। उसके होंठ कांपे। झूठ मत बोलो। उसने रिधिमा के बाल पकड़कर उसे अपने सामने किया। तुम दोनों ने मेरी बहन को फंसाया है। अगर अभी नहीं बताया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिधिमा की आंखों से आंसू बह निकले। सच कह रही हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन करण पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे खींचकर बाहर ले गया और गाड़ी में धकेलकर बिठा दिया। अब तुझे पता ही चल जाएगा कि मेरी बहन की गलतियों का अंजाम क्या होता है। करण की ठंडी आवाज सुनकर रिधिमा की रूह कांप गई। गाड़ी हवेली की ओर तेजी से बढ़ने लगी। भैया और बहन दोनों की दुनिया एक ही रात में उलट चुकी थी। अमन अपने प्यार को बचाने भाग रहा था और रिधिमा अपने भाई की गलतियों की कीमत चुकाने जा रही थी। यही थी उनकी बर्बादी की शुरुआत। हवेली के बाहर काली महिंद्रा गाड़ी अचानक रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही रिधिमा डर से कांपती हुई बाहर उतरी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। करण ठाकुर ने बिना उसकी तरफ देखे उसे बाजू से पकड़कर खींचा और हवेली के भीतर ले गया। उसकी पकड़ इतनी ताकतवर थी कि रिधिमा को लगा उसकी नसें टूट जाएंगी। अंदर कदम रखते ही हवेली का माहौल हवा की तरह भारी लगने लगा। एक अजीब सा डर कमरे कमरे में पसरा हुआ था। बड़े हॉल में तेज रोशनी जल रही थी, लेकिन रिधिमा को सब कुछ धुंधला दिख रहा था। दिल धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कयामत का दरवाजा खुल गया हो। इसे अंदर वाले पुराने कमरे में बंद करो, करण ने अपने आदमियों को आदेश दिया। 2 आदमी तुरंत आगे बढ़े और रिधिमा को घसीटते हुए हवेली के एक अंधे हिस्से में ले गए। वहां एक छोटा पुराना कमरा था, जैसे कोई गोदाम हो। कमरे में हल्का सा बदबू और नमी थी। भीतर जाते ही दरवाजा उसके पीछे से बंद कर दिया गया और भारी ताला जड़ दिया गया। रिधिमा अंधेरे कमरे के बीच बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। हे भगवान, क्या होने वाला है मेरे साथ? उसने अपने सीने पर हाथ दबाते हुए फुसफुसाया। अचानक उसे अपने भाई अमन की याद आई, जो इस वक्त बस में बैठा साक्षी के साथ मुंबई की ओर भाग रहा था। भैया, आपने क्या कर दिया? वो रो पड़ी। उधर हवेली के अंदर
साक्षी के पिता महाराज प्रताप ठाकुर गुस्से से भरे हॉल में इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। सुमन ठाकुर साक्षी की मां सोफे पर बैठी थी, सर पर पल्लू रखे हुए, आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। करण अंदर आया, तेज कदमों से। उसके चेहरे पर निराशा, गुस्सा, बेचैनी सब एक साथ थे। पता चला? महाराज प्रताप ने कठोर आवाज में पूछा। नहीं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, अंधेरा हो या उजाला, मैं साक्षी को ढूंढ कर लाऊंगा, और जिस कमीने ने उसे भगाया है, उसकी आंखें आग जैसी लाल हो गईं। उसे मैं अपनी बहन के सामने जिंदा दफना दूंगा। सुमन ठाकुर का दिल धड़का। करण, कुछ गलत मत करना, वो बच्ची है, उसे समझाकर वापस लाओ, उसे मत। करण ने गुस्से से घूर कर देखा। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सुमन की आंखों में फिर आंसू आ गए। शायद उसे अपने ही बोले हुए तानों का पछतावा हो रहा था। अमन और साक्षी उस वक्त बस में एक शांत किनारे बैठे थे। सड़क लंबे अंधेरे जंगलों से होकर गुजर रही थी। दोनों के मोबाइल से स्क्रीन की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। साक्षी ने मैसेज भेजा। भैया को पता चल गया होगा, मुझे डर लग रहा है। अमन ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा। डर मत, मैं हूं ना, तू मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। बस मुंबई पहुंच जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा। वो विश्वास करना चाहती थी, लेकिन दिल में कहीं एक टीस उठी। भाई की याद, माँ की बात, हवेली की दहलीज, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। अमन ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। बस कुछ दिन की तकलीफ है, उसके बाद हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, तू बस हिम्मत रखना। साक्षी हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान जबरदस्ती थी, उसकी रग रग में बेचैनी थी। इधर हवेली के कैदखाने जैसा कमरा। रिधिमा ताले की आवाज सुनती रही। वो कोशिश कर रही थी कि खुद को संभाले, लेकिन आंसू उसके बस में नहीं थे। 3 दिन के तनाव, नींद की कमी और डर ने उसके शरीर को थका दिया था। अचानक बाहर भारी कदमों की आवाज आई। धप धप धप। वो जान गई करण आ रहा है। दरवाज़ा खुला, रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और वो घबराकर एक कोने में सिमट गई। करण अंदर आया। उसकी नज़रें तेज थीं, गुस्से से भरी। वो रिधिमा के सामने क्लोज होकर खड़ा हो गया। उसका साया रिधिमा पर किसी पहाड़ की तरह गिरा। अब बताती है, कहाँ है मेरी बहन? करण की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसके हर शब्द में आग थी। रिधिमा ने आंखें बंद कर ली। मुझे सच में नहीं पता। करण गरजा। झूठ बोलेगी तो मैं तुझ पर ऐसा जुल्म करूंगा कि तेरा भाई तड़प उठेगा, समझी? उसने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से खींचा। रिधिमा चीख भी नहीं पाई, डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। उसकी कलाई लाल हो चुकी थी। मेरी बहन को तुम जैसे लोगों ने फंसाया है। करण के शब्द किसी खंजर की तरह उसके दिल में उतर रहे थे। नहीं, रिधिमा रो पड़ी। आपकी बहन प्यार करती थी मेरे भाई से, सच्चा प्यार। किसी ने उसे फंसाया नहीं है। करण कुछ पल उसे घूरता रहा, जैसे उसकी बातों को परख रहा हो। फिर अचानक उसने ताली बजाई। दरवाज़ा फिर खुला और नौकरानी एक कटोरा पानी लेकर आई। इसे कैदखाने में डाल दो, और याद रखना, अगर ये झूठ बोले तो इसका अंजाम वही होगा जो मेरे दुश्मन का होता है। रिधिमा को फिर अंदर बंद कर दिया गया। अंदर की घुटन और बाहर के खतरे के बीच वो धीरे धीरे टूट रही थी। उधर समय धीरे धीरे गुजर रहा था। शहरों के पीछे शहर छूटते जा रहे थे। हाईवे पर कभी कभी स्नो कोल्ड हवा खिड़की से टकराती और अंदर आ जाती, जिससे साक्षी कांप उठती। अमन ने अपना चेकदार शॉल उसके कंधों पर रख दिया। तू बस हिम्मत रखना, वो मुस्कुराया। साक्षी सिर उसके कंधे पर रखते बैठ गई। लेकिन तभी अमन को याद आया कि घर से निकलते वक्त रिधिमा की आवाज़ कितनी डरी हुई थी। और वो बात, भैया, वो लोग हमें पताल से भी ढूंढ लेंगे। अमन की सांस भारी हो गई, पर उसने खुद को संभाला। उसे साक्षी से किया गया वादा निभाना था। सुबह का सूरज धीरे धीरे हवेली पर चढ़ने लगा, लेकिन ये सुबह खुशियों की नहीं, एक नई मुसीबत की थी। करण पूरी रात बाहर अपने आदमियों के साथ दौड़ता रहा था। उसकी आंखें लाल की, गुस्सा चेहरे पर किसी लावा की तरह बह रहा था। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुआ, महाराज प्रताप बाहर आए। मिला कोई सुराग? करण ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन आज मिल जाएगा, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। साहब, एक फोन मिला है साक्षी के कमरे में। करण ने मोबाइल झपट कर लिया। स्वाइप करते ही गैलरी खुल गई। वहां एक फोटो, साक्षी, अमन और एक लड़की, चेहरे पर मास्क। वही मास्क वाली लड़की
जिसकी आंखें करण ने एक बार विश्वविद्यालय में देखी थी। वो पहचान गया, रिद्धिमा। करण के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। अब खेल शुरू होगा। उसी समय रिद्धिमा कैदखाने में बैठी थी। थकान, डर और भूख ने उसे कमजोर कर दिया था। आंखें बंद होते ही वो चौंक कर जाग जाती। उसे लगता कि कोई दरवाजा तोड़ देगा, लेकिन सन्नाटा फैला था। अचानक बाहर फिर वही भारी कदमों की आवाज आई। धप धप धप। दरवाजा खुला। करण अंदर था, गुस्से से भरा, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सुकून। मुझे पता चल गया है, तुम्हारा भाई कहाँ है। रिद्धिमा का दिल डूब गया। करण ने झुककर उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, और अब वो मरने वाला है। ये सुनते ही रिद्धिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा दुनिया घूमने लगी है। उसकी चीख गले में ही अटक गई। यही वो पल था जब उसकी जिंदगी नरक बननी शुरू हुई थी। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन ठाकुर हवेली के भीतर तूफान मचा हुआ था। करण के भीतर का गुस्सा, उसकी आंखों में सुलगती आग, उसका कांपता जबड़ा, सब बता रहा था कि अब वो किसी भी हद तक जा सकता है। दरवाजा जोर से बंद करके उसने अपने पिता प्रताप ठाकुर के सामने खड़े होकर कहा, पापा, मैंने पता लगा लिया। साक्षी जिस लड़के के साथ भागी है उसका नाम अमन है, और उसकी बहन यानी वो लड़की जिसे हमने कैदखाने में रखा है वो रिद्धिमा है। ठाकुर की भौहें टेढ़ी हो गईं। तो उस लड़के ने मेरी बेटी को घर से भगाया? सुमन ठाकुर दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो जानती थी कि करण अब कुछ भयानक करने वाला है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी उसे रोकने की। करण ने पिता की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपनी बहन को वापस लाकर ही दम लूंगा, और उससे पहले मैं उस अमन को इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि लोग उसका नाम लेने से भी डरे। उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे वो खुद अपनी हर हद पार कर चुका हो। उधर हवेली के अंधेरे कैदखाने में रिद्धिमा का दिल अभी भी करण के पिछले शब्दों में अटका हुआ था। अब वो मरने वाला है। ये सुनते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई है। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। हे भगवान, मेरे भैया को मत कुछ होने देना, प्लीज। उसके होंठ कांपते रहे, सांसें अटकती गईं। वो एक कोने में सिकुड़कर बैठ गई, खुद को दोनों हाथों से पकड़ते हुए, जैसे खुद को टूटने से बचा रही हो। अचानक ताले की चाबी घूमने की आवाज आई। कमरा खुला। करण 2 आदमियों के साथ अंदर आया। उठ, उसने ठंडी आवाज में कहा। रिद्धिमा चौंक कर खड़ी हो गई। पैरों में शक्ति ही नहीं थी, लेकिन खड़े होने की कोशिश की। करण ने बिना दया दिखाए उसकी कलाई पकड़कर उसे बाहर खींचा। उसकी पकड़ से दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन वो चुप रही। उसे हवेली के अंदर बने उस पुराने भारी लकड़ी के कमरे में ले जाया गया, जहां ठाकुर परिवार कभी पुराने सामान रखते थे। गुस्से से भरा करण बोला, रिद्धिमा, अगर तूने मुझे सही जानकारी दी कि वो दोनों कहाँ गए हैं, तो शायद मैं तेरी जान छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तूने घुमाने की कोशिश की, तो तेरी हालत वही करूंगा जो दुश्मनों की होती है। रिद्धिमा फटी आंखों से उसे देखती रही। उसकी सांसें अटक रही थीं। मुझे 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 सच में नहीं पता। आंसू खुद ब खुद गिर पड़े। करण ने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे यहीं बंद करो, पानी भी मत देना जब तक बोलना न शुरू कर दे। दरवाज़ा बंद हो गया। रिद्धिमा ने खुद को दीवार के सहारे बैठा दिया। उसकी आंखें बंद होने लगी। भूख, डर और थकान ने उसे लगभग बेहोश कर दिया था। उधर अमन और साक्षी की बस पूरे रात के सफ़र के बाद एक ढाबे पर रुकी। हल्की सुबह की ठंड हवा में घुली हुई थी। बाहर चाय की भट्टी की खुशबू थी और ट्रकों के हॉर्न की आवाज़ें। अमन ने साक्षी का चेहरा देखा। वो रात भर नहीं सोई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के हल्के काले घेरे दिख रहे थे। चल, बाहर चलकर कुछ खा लेते हैं, अमन ने कहा। साक्षी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके कदम भारी थे। वो दोनों ढाबे के एक कोने की मेज़ पर बैठ गए। 2 चाय और 2 परांठे, अमन ने ऑर्डर दिया। साक्षी ने धीरे से पूछा, अगर भाई हमें ढूंढ लेगा तो? अमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ है। पूरे रास्ते मैंने सोचा है, मुंबई पहुंचते ही हम सीधी कोर्ट मैरिज करेंगे, कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। साक्षी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान उसके दिल की हालत नहीं दिखा रही थी। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया था।
एक पल को उसने ढाबे के बाहर देखा। उसे हर गुजरती गाड़ी, हर फोन कॉल, हर आदमी में अपने भाई की झलक दिख रही थी। अमन ने उसकी घबराई आंखें पढ़ लीं। डर छोड़ दे साक्षी, हमारी मोहब्बत आसान नहीं है, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया क्यों ना तूफान बनकर खड़ी हो जाए। साक्षी की आंखें भर आईं। वो उसका हाथ कसकर पकड़कर सिर झुकाए बैठी रही। इस बीच करण ठाकुर घर में बेकाबू हालत में घूम रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की हल्की परत थी, मानो वो अभी किसी से लड़कर आया हो। एक आदमी तेजी से अंदर आया। साहब, पता चला है कि कल रात दिल्ली से मुंबई के लिए एक बस निकली थी, जिसमें एक लड़का और लड़की अकेले बैठे थे। शक है कि वही दोनों हों। करण की आंखें चमक उठीं। कौन सा रूट? दिल्ली मुंबई हाईवे, कोटा साइड। करण ने तुरंत फोन निकाला। उसकी आवाज़ ठंडी थी। सभी टोल प्लाजा पर मेरे लोग लगा दो। हर बस की सीसीटीवी चेक कराओ। जहां भी उन्हें देखो, मुड़कर मुझे रिपोर्ट करो। उसका हर शब्द खंजर की तरह निकल रहा था। उसके अंदर का तूफान बढ़ता जा रहा था। इधर हवेली में रिधिमा थोड़ी होश में थी। उसके गले में तीखी जलन थी। 3 दिन की बेचैनी, भागदौड़, डर और भूख ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। अमन भैया, आप कहाँ हो? वो रोते हुए बुदबुदाई। उसे अब अपने ही घर की गलती महसूस हो रही थी। एक पल की प्यार के लिए 2 परिवार बर्बाद हो रहे थे। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। इस बार अंदर करण नहीं, बल्कि नौकरानी गीता आई। बेटा, थोड़ा पानी पी ले, गीता ने सहानुभूति से कहा। रिधिमा ने पानी लेने की कोशिश की, लेकिन तुरंत रोक लिया। अगर करण सर ने देख लिया तो? गीता ने कहा, मैं जानती हूँ वो गुस्से में है, पर इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ना। इतना मत डर, थोड़ा सा पी ले, वरना तो गिर जाएगी। रिधिमा ने कांपते हाथों से ककोरा पकड़ा और पानी पी लिया। वो बोल भी नहीं पाई, बस गीता के पैर पकड़कर रो दी। किस्मत खराब है तेरी बेटी, गीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वरना तू किसी की बेटी होती, किसी की बहन होती, क्या इस हाल में होती? रिधिमा की सिसकियां तेज होने लगी। गीता उसके आंसू नहीं देख पाई और कमरे से बाहर निकल गई। उधर अमन और साक्षी बस में फिर से बैठ चुके थे। अब सूरज आसमान पर चमकने लगा था। रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। अमन ने अपना फोन चेक किया, कोई कॉल नहीं। लेकिन रिधिमा का आखिरी कॉल याद आते ही उसका दिल कस गया। साक्षी ने धीरे से पूछा, क्या आपकी बहन घर पहुंच गई होगी? अमन को याद आया कि रिधिमा बस से उतरकर भाग आई थी। वो सच छुपाकर बोला, हाँ, पहुंच गई होगी, वो समझदार है। लेकिन अंदर से वो खुद डर रहा था। उसे पता था कि अगर करण उस तक पहुंच गया, एक पल के लिए वो खुद कांप गया। उधर करण को फोन आया। साहब, कोटा वाले ढाबे में सीसीटीवी में इन दोनों की तस्वीर मिली है। लड़का लड़की साथ बैठे थे, सुबह के 6 बजे। करण की आंखों में नफरत चमक उठी। बस, अब खेल खत्म। उसने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकाल, सीधे हाईवे पर। गाड़ी तेजी से हवेली से निकल गई। टायरों की आवाज़ पूरे आंगन में गूंजती रही। इस बीच हवेली में रिधिमा को घसीटते हुए बाहर निकाला गया। बाहर करण का फोन फिर बजा। उसने स्क्रीन देखी, अननोन नंबर। लेकिन कॉल उठाते ही जो आवाज़ आई, उसने करण का खून जमा दिया। भैया बचा लो! ये साक्षी थी। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, डर से भरी। कहीं दूर शोर, चीखने की हल्की आवाज़ें, सांसें भारी। मुझे मार रहे हैं, भैया मुझे बचा लो! कॉल कट गई। करण वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। कुछ पल तक वो सांस भी नहीं ले पाया। फिर उसकी नज़रों में ज़बरदस्त दर्द, गुस्सा और पागलपन एक साथ उतर आया। उसने मोबाइल इतना जोर से दबाया कि स्क्रीन टूट ही जाती। साक्षी, मेरी बच्ची! उसकी आवाज़ कांप गई। फिर उसने रिधिमा की तरफ ऐसी नज़र से देखा जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी, बदला। यहाँ से कहानी असली मोड़ पर आने लगी थी। 2 परिवारों के बदकिस्मत फैसलों ने सबको अंधेरे में ढकेल दिया था। करण की आंखों में पागलपन उतर चुका था। साक्षी की टूटी हुई आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, भैया बचा लो! वो आवाज़ किसी नुकीले खंजर की तरह करण के दिल को चीर रही थी। अंदर का गुस्सा, दर्द, बेचैनी सब मिलकर एक तूफान बन चुका था। उसने फ़ोन को कसकर पकड़ा और एकदम चिल्लाया, गाड़ी निकालो, अभी, इसी वक्त! उसके आदमी दौड़ पड़े। गाड़ी हवेली के दरवाजे तक लाई गई। इंजन की तेज आवाज़ गूंज उठी। करण ने रिधिमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तूने मेरी बहन को मरवाया है, उसने धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा।
रिधिमा डर के मारे वहीं ठिठक गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। करण ने उसकी कलाई पकड़कर जोर से दबाई। अगर आज मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तेरी पूरी दुनिया जला दूंगा, समझी? रिधिमा की सांस अटक गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रही हूं। लेकिन करण की आंखों में अब कोई सुनने वाला बचा ही नहीं था। वो उसे गाड़ी की पिछली सीट पर फेंकते हुए बैठ गया। उसे बांध दो, उसने अपने आदमी को इशारा किया। कुछ सेकंड में रिधिमा की कलाई रस्सी से बांध दी गई। वो सीट से सिमट कर बैठ गई, डर से कांपते हुए। गाड़ी तेज रफ्तार से हवेली से निकल गई। धूल का बड़ा बादल उठ गया। उधर हाईवे पर अमन और साक्षी की बस लगातार आगे बढ़ रही थी। सूरज की रोशनी बस की खिड़कियों से अंदर झलक रही थी। लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। साक्षी की आंखों में बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो बार बार पीछे की ओर देख रही थी, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। अमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, साक्षी, थोड़ी देर में हम अगले शहर में पहुंचेंगे। वहां से हम कैब करके सीधे मुंबई का रास्ता पकड़ लेंगे। डर मत, हम साथ हैं। लेकिन अमन खुद जानता था अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। अचानक साक्षी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, भैया को मैसेज कर दूं, बस इतना कि मैं ठीक हूं। अमन ने तुरंत मना किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पता चल गया कि तुम भागी हो तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा। हम जीते जी एक नहीं हो पाएंगे। साक्षी की आंखें भर आईं। पर मैंने भैया की आवाज सुनी होती तो शायद वो मान जाते। अमन ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई इंसान है, वो राक्षस है। उसे तुमसे प्यार नहीं, तुम्हारी इज्जत से प्यार है। उसे बस अपना नाम बड़ा रखना है। भाई का प्यार होता तो तुम्हें समझता, मारने की धमकी नहीं देता। साक्षी चुप हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में टीस उठी। करण की आंखों का प्यार और खरी चिंता उसने 1000 बार देखी थी। लेकिन आज शायद हालात उस प्यार को भी पत्थर बना चुके थे। इधर करण हाईवे पर गाड़ी पागलों की तरह दौड़ रही थी। स्पीड इतनी कि सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी पीछे छूट जा रही थी। ड्राइवर पसीने से भीग चुका था। साहब, थोड़ी स्पीड कम कर दूं? करण ने घूर कर देखा। अगर स्पीड कम की ना तो तेरी लाश भी यहीं छोड़ दूंगा। ड्राइवर तुरंत चुप हो गया। रिधिमा पीछे की सीट पर बंधी हुई बैठी थी, डरी हुई, सहमी हुई। उसकी सांसें हाँफ रही थीं। उसकी आंखें बार बार करण की तरफ देख रही थीं, जो सामने खिड़की से बाहर घूरता जा रहा था, जैसे किसी को निगल जाएगा। अचानक करण ने पूछा, तेरा भाई किस रास्ते से निकला था? रिधिमा ने कांपते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता। करण मुड़ा उसकी गर्दन पकड़कर बोला, हिम्मत मत दिखाना। अगर तूने मुझे घुमाया तो मैं तेरी दुनिया खत्म कर दूंगा। तू समझ नहीं रही, मेरी बहन की जान दांव पर है। रिधिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे नहीं पता। करण ने उसका चेहरा छोड़ दिया और वापस सीट पर बैठ गया। लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वो खुद भी टूटा हुआ था। बहन की आवाज ने उसके अंदर के इंसान को हिला कर रख दिया था। उधर बस में अमन ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। पीछे से एक काली महिंद्रा गाड़ी तेजी से बस को ओवरटेक करती हुई निकली। उस गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बस हिल गई। साक्षी डरते हुए बोली, वो कौन थे? अमन ने कहा, कोई होगा, यहां सब तेज चलाते हैं। लेकिन उसके दिमाग में तुरंत शक बैठ गया। उसने खिड़की से झुककर गाड़ी का नंबर देखने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी कब आगे निकल गई पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद करण की गाड़ी एक टोल प्लाजा पर रुकी। उसके आदमी पहले से वहां उसका इंतजार कर रहे थे। एक आदमी आगे बढ़कर बोला, साहब देखिए ये वीडियो। मोबाइल स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चला। बस स्टैंड और वही बस। सीढ़ियां चढ़ता अमन और उसके पीछे नकाब पहनी हुई साक्षी। कर्तव्य के साथ करण की सांसें रुक गईं। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। साक्षी, उसकी छोटी बहन, जिसे उसने बचपन में कंधों पर बिठाया था। उसके साथ खड़ी थी वो लड़की और पीछे अमन। करण ने वही मोबाइल की स्क्रीन पर हाथ मार दिया। स्क्रीन फट गई, पर उसका गुस्सा नहीं थमा। कौन सा रूट है ये? करण ने दहाड़ते हुए पूछा। मुंबई हाईवे साहब, बस आगे बढ़ चुकी होगी। करण ने तुरंत आदेश दिया, सभी चौकियों को फोन करो, हर बस को रोको, हर लड़की का चेहरा चेक करो। आज ही मुझे मेरी बहन चाहिए।
उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर दर्द इतना था कि अगर वो रो देता तो शायद पहाड़ टूट जाते। उधर रिद्धिमा अब गाड़ी के भीतर बंधी बैठे बैठे बेहोश जैसी हो गई थी। उसका सिर एक तरफ झुका था, होंठ सूखे हुए, चेहरा पीला। आवाज आई, साहब, लड़की बेहोश लग रही है। करण ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, पर कहीं अंदर इंसानियत की छोटी सी परत अभी भी जिंदा थी। पानी पिलाओ इसे, उसने धीरे से कहा। आदमी ने बोतल खोलकर उसके होठों पर लगाई तो पानी की हल्की धार रिद्धिमा के मुंह में गई। कुछ सेकंड बाद वो हिली, आंखें धीरे धीरे खुली। उसने करण को देखा। उसके चेहरे पर छिपा हुआ दर्द, गुस्सा, बेचैनी सब मिला जुला था। रिद्धिमा कांपते होठों से बोली, मैंने सच में कुछ नहीं किया। करण ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ एक पल देखा और मुंह फेर लिया। उस वक्त वो बदला नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ भाई था। उधर बस में सड़कें अब घने जंगलों के बीच जा रही थीं। पेड़ों की परछाइयां बस की खिड़कियों से अंदर गिर रही थीं। साक्षी अचानक डर के मारे अमन का हाथ पकड़ लेती है। ये रास्ता, ये जंगल, मुझे लगता है भैया पास है। अमन भी थोड़ा डर गया, लेकिन उसने उसे चुप कराया। साक्षी, बस कुछ ही घंटे, मुंबई पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत मानो इन दोनों पर मेहरबान नहीं थी। बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा, एकदम जोर से। सारे यात्री सीटों से आगे की तरफ झटके से उछल गए। चिल्लाने की आवाजें गूंज उठी। अमन और साक्षी घबराकर खड़े हुए। क्या हुआ? ड्राइवर कांपते हुए बोला, आगे रोड पर एक काली महिंद्रा गाड़ी खड़ी है और हथियारबंद लोग रास्ता रोके हुए हैं। साक्षी ने खिड़की से झांक कर देखा। उसकी सांस रुक गई। वो खड़ी थी, काली महिंद्रा, और उसके बिल्कुल सामने करण ठाकुर। बस अचानक झटके से रुक गई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। यात्री सीटों से उठकर खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। ड्राइवर का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। अमन और साक्षी दोनों खड़े हो गए। साक्षी का दिल सीने से बाहर निकलने को था। उसकी उंगलियां अमन की कलाई को कसकर पकड़ चुकी थी। अमन, वो भैया की गाड़ी है। उसकी आवाज कांप रही थी। अमन ने खिड़की से झांककर देखा। नीचे काली महिंद्रा खड़ी थी। उसके आसपास 6-7 हथियारबंद लोग खड़े थे, और सामने करण ठाकुर। सीधी गर्दन, नीली आंखें, चमकती जवानी, लेकिन चेहरे पर ऐसा गुस्सा जैसे पूरे जंगल को आग लगा देगा। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा मौत सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। करण ने हाथ उठाकर इशारा किया, बस के दरवाजे खोलने का आदेश। ड्राइवर ने डर के मारे तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। एक एक कदम पर हालत खराब हो रही थी। करण धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ा। हर कदम बस में गूंजता हुआ, हर कदम यात्री कांपते हुए। बस में इतना सन्नाटा हो गया था कि किसी का सांस लेना भी सुना जा सके। करण की नज़रें सीधे आगे थीं। सीटों के बीच से रास्ता बनाते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका कद, उसके कदम, उसकी आंखों की चमक, साक्षी को बचपन की सारी यादें याद आ रही थीं। पर आज वो वही भाई नहीं था। आज वो तूफान था। अमन ने करवट लेकर साक्षी को पीछे कर दिया। उसका हाथ साक्षी की हथेली पर कसकर पकड़ चुका था। अमन ने धीरे से कहा, पीछे रहना साक्षी, कुछ भी हो जाए। साक्षी की आंसू भरी आंखों ने कहा, हम नहीं बचेंगे। लेकिन अमन ने बोला, मैं हूं, डरने की जरूरत नहीं। करण अब उनकी सीट तक पहुंच चुका था। वो बिल्कुल सामने खड़ा था। अमन ने गहरी सांस ली। उसका गला सूख चुका था, लेकिन उसने सिर उठाकर करण की आंखों में देखा। करण ने एक लंबा गहरा सांस लिया और अमन के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ा दी। तू? उसका शब्द इतना भारी था कि लगता था बस की दीवार गिर जाएगी। अमन ने हिम्मत करके कहा, मैं साक्षी से प्यार करता हूं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। किसी को नुकसान? थप्पड़। एक जोरदार थप्पड़ अमन के चेहरे पर पड़ा। अमन का सिर साइड में गया, होंठ कट गए, खून निकल आया। साक्षी चीख पड़ी, भैया नहीं! करण ने उसके चिल्लाने पर आंखें फाड़ी। शांत रहो साक्षी, तुम्हारे प्यार ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। साक्षी रो पड़ी।
भैया, मैं छोटी नहीं हूं अब। मेरी जिंदगी मेरी है। जिंदगी? अगर आज मैं तुम्हें यहां ना पकड़ता तो शायद तुम्हारी लाश लेकर घर वापस जाता। उसकी आवाज इतनी भारी कि बस में बैठी औरतें भी सहम गईं। अमन ने सुबकते हुए कहा, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, हम सिर्फ साथ रहना चाहते थे। करण ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे सीट से खींचकर बाहर फेंक दिया। अमन गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। धूल उड़ गई, पीठ छिल गई, होंठ फट गए। यात्री खिड़कियों से यह सब देखते हुए दहशत में थे। साक्षी बस से उतरने लगी, लेकिन करण ने हाथ उठाकर रोका। कोई नीचे नहीं आएगा, उसने गुस्से में कहा। साक्षी फिर भी दौड़ पड़ी और अमन के पास पहुंच गई। अमन जमीन पर बैठा था, चोट से कांप रहा था। साक्षी ने उसे पकड़कर कहा, अमन, उठो प्लीज। अमन ने कमजोर आवाज में कहा, बस तू रो मत साक्षी। उधर करण की हालत। वो बाहर खड़ा था, उसके शरीर में अंदर तक कड़वाहट भर चुकी थी। वो रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ गुस्से में पागल होता जा रहा था। उसकी बहन की चीखें, उसका डर, उसका भागना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी टूटती हुई फिल्म की तरह घूम रहा था। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। इसे उठाकर गाड़ी में डालो, ये लड़का आज मेरे सामने जवाब देगा। अमन को 2 आदमियों ने पकड़कर उठाया। साक्षी चिल्लाने लगी, भैया छोड़ दो अमन को, वो मर जाएगा, प्लीज। करण ने गुस्से से कहा, अगर इसे कुछ हो भी गया तो तू उसके साथ मर जाएगी, समझी? साक्षी की सांस अटक गई, उसके पैरों के नीचे जमीन कांप गई। तभी अमन ने हिम्मत करके कहा, करण, साक्षी को मत छूना, अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकाल लो। करण उसके सामने आया। उसने अमन के चेहरे को पकड़कर इतना जोर से दबाया कि अमन की आंखें लाल हो गईं। तूने मेरी बहन को छुआ? तूने उसे घर से भागने पर मजबूर किया? तूने मेरी इज्जत मिटाई? हर शब्द के साथ करण की पकड़ कसती जा रही थी। अमन दर्द से तड़पते हुए बोला, मैंने सिर्फ उससे प्यार किया। करण ने उसे पीछे फेंक दिया। अमन जमीन पर गिर गया। अब करण के चेहरे पर एक अजीब शांति थी, लेकिन वो शांति किसी जानलेवा तूफान से पहले की होती है। उसने ठंडी आवाज में कहा, साक्षी, चलो घर। साक्षी ने एक कदम भी नहीं उठाया। मैं अमन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। करण रुक गया, धीरे धीरे मुड़ा। फिर तू इसके साथ मरेगी। साक्षी की सांसें रुक गई, वो एकदम चुप हो गई। अचानक हवा से तेज आवाज आई। एक और गाड़ी ब्रेक लगाकर रुकी। करण ने पलटकर देखा, वो उसके पिता प्रताप ठाकुर की गाड़ी थी। प्रताप ठाकुर बाहर उतरे। उनके साथ 10 आदमी और थे। करण, बस क्या कर रहा है तू? प्रताप ठाकुर की आवाज कड़क थी, लेकिन उनकी आंखों में डर था। करण चिल्लाया, पापा, ये लड़का हमारी इज्जत खा गया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रताप बोले, एक लड़की के चक्कर में तू कत्ल करेगा? ठाकुर लोग बात करते हैं, लड़ाई नहीं। करण ने गुस्से में कहा, बात कुछ नहीं होगी, मैं इसका खून करूंगा। प्रताप ठाकुर दहाड़े, मैं मना कर रहा हूं करण, तू यहां खून किया तो पुलिस केस, मीडिया, थाने सब हमारे पीछे पड़ जाएगा। करण चिल्लाया, मेरी बहन की जान दांव पर थी। प्रताप ने जवाब दिया, पर तू अपनी अकल दांव पर मत लगा। करण रुक गया, कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी सांसें भारी हो गई। उधर साक्षी आंसू में डूबी हुई थी। अमन उसकी बांह पकड़कर बोला, साक्षी, अब तू चली जा, तेरे भाई मुझे मार देंगे, पर तू बच जा। साक्षी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए अमन का हाथ पकड़ लिया। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मर भी गई तो तेरे साथ। इधर करण, उसका गुस्सा अब धीमा होते होते एक अजीब सी तड़प में बदल रहा था। उसने धीरे से अपने पिता से कहा, पापा, साक्षी मेरी जान है, अगर उसे चोट लगी तो मैं मर जाऊंगा। प्रताप ठाकुर का चेहरा नर्म पड़ा, लेकिन वो कुछ कह पाते उससे पहले करण के फोन की स्क्रीन जल उठी। कॉलर आईडी अनजान नंबर। उसने फोन उठाया, हेलो। कुछ सेकंड खामोशी, फिर अचानक, करण जल्दी आओ, साक्षी फिर से गायब हो गई। करण के पैरों तले जमीन निकल गई।
उसका दिल धड़कना भूल गया। उसने चीखते हुए कहा, कहाँ? आवाज आई, घर से, हवेली से, और लाइन कट गई। ये खबर सुनते ही करण की आंखें किसी जंगली जानवर की तरह फैल गईं। वो वहीं सड़क पर घुटनों के बल गिर गया। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गईं। साक्षी फिर से गायब। सड़क के बीचों बीच करण ठाकुर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उसके भीतर से सांसें खींच ली हों। साक्षी फिर से गायब। उसके होंठ कांप रहे थे। अभी कुछ मिनट पहले वो अपनी बहन के सामने खड़ा था, गुस्से से भरा, दर्द में डूबा। और अब खबर आई कि हवेली में साक्षी नहीं है। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। उसका दिल सीने में ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। उसने जमीन पर हाथ मारा। धूल उड़ गई, चेहरा लाल हो गया। प्रताप ठाकुर तुरंत उसके पास पहुंचे। करण, उठ, क्या कर रहा है तू? करण चिल्लाया, पापा फिर कैसे गायब हो सकती है? मैं तो यहां हूं, तो वो हवेली से कैसे निकल गई? प्रताप ने गुस्से में कहा, घर में कौन कौन थे? फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी बोला, बस नौकरानी गीता, 2 पहरेदार और पायल भाभी अंदर थी। करण का माथा सिकुड़ गया। पायल भाभी? प्रताप ने तुरंत नंबर मिलाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। करण की आंखें फैल गईं। उसके गले से भारी आवाज निकली, पायल। उसे अचानक याद आया, कुछ महीने पहले पायल ने साक्षी को धमकाई थी कि हमारी इज्जत खराब करेगी तो बुरा होगा। और अब साक्षी अचानक हवेली से गायब, उसी पायल की मौजूदगी में। कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़। इस बीच अमन और साक्षी सड़क किनारे अलग बैठे थे। दोनों के चेहरे पर चोटें, धूल में लथपथ कपड़े, होंठ फटे, आंखें डरी हुई। अमन की सांसें अभी भी भारी थी, लेकिन वो किसी तरह अपनी हिम्मत बनाए हुए था। उसने धीरे से साक्षी का चेहरा उठाया। साक्षी, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? साक्षी की आंखें नम थी। वह सर हिलाते हुए बोली, अमन, भैया मुझे मार देगा, हमें छोड़ेगा नहीं। अमन ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। जब तक मैं हूं, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। हम दोनों मरेंगे भी तो साथ। साक्षी की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरा दिल बस तुझसे जुड़ गया। मैंने क्या गलती की? अमन ने उसे कसकर पकड़ लिया। तूने कोई गलती नहीं की, प्यार कभी गलती नहीं होता। उन दोनों के आसपास हवा तेज चलने लगी थी। जंगल की सरसराहट में उनकी धड़कनें भी शामिल हो गईं। इधर हाईवे पर करण पूरी तरह टूटे हुए इंसान की तरह खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों के नीचे गहरी लकीरें उभर आई थीं। साक्षी अगर एक बार और खो गई, मैं खुद को मार दूंगा, उसने धीमे से कहा। प्रताप ठाकुर गुस्से और डर के बीच फंस गए। उन्होंने जोर से कहा, गाड़ी में बैठ, अभी हवेली चल। करण की नज़र अचानक साक्षी पर पड़ी, जो अमन को पकड़े हुए थी, रो रही थी, कांप रही थी। उसका दिल एक क्षण के लिए नर्म हुआ, लेकिन अगले ही पल वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने एक आदमी को इशारा किया, अमन को गाड़ी में डालो, साक्षी को भी, अब कोई भागेगा नहीं। 2 आदमी अमन की तरफ बढ़े। साक्षी चिल्लाई, भैया नहीं। लेकिन उसी वक्त एक और गाड़ी हवा चीरते हुए हाईवे पर ब्रेक लगाकर रुकी। एक जोरदार आवाज और सफेद फॉर्च्यूनर रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर आई पायल ठाकुर। उसकी आंखों में डर, घबराहट और जल्दी जल्दी सांसें। करण ने पलटकर देखा, उसकी निगाह पायल पर जमी रह गई। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पायल भागती हुई आई। करण, बड़ी मुसीबत हो गई है। करण का दिल बैठने लगा। क्या हुआ भाभी? साक्षी हवेली से कैसे गई? आखिर हुआ क्या? पायल कांपते हुए बोली, करीना कौशिक उसे लेकर गई है। करण को जैसे बिजली का झटका लगा। करीना? प्रताप ठाकुर भी दंग रह गए। वो पागल लड़की, वो पुलिस के रडार पर है। पायल रोते हुए बोली, उसने धमकी देकर साक्षी को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। कह रही थी कि तुम्हारा परिवार मेरी बेटी के पीछे पड़े थे, अब मेरी बारी है। करण की टांगें कांप गईं। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में दर्द, नाक से भारी सांसें, होंठ कांपते हुए। साक्षी मेरी बहन किसके पास चली गई? पायल ने रोते हुए कहा, लगता है उसे कहीं बेचने ले जा रही है, या शायद बदला लेने। करण का सिर घूम गया। ओ मेरे भगवान! उसने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। उसने तुरंत अपने आदमी को आदेश दिया,
करीना कौशिक की लोकेशन निकाला, अभी इसी वक्त। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर लौट रही थी। सब लोग डर गए। इस बीच रिधिमा हवेली में पड़ी थी। उसके हाथ बंधे थे, चेहरा पसीने से भीगा था, आंखों में डर था। उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हलचल हो चुकी है। उसे बस इतना पता था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। एक नौकर अंदर आया। उसने रस्सी खोली और जल्दी से कहा, चलो जल्दी, तुम्हें यहां से निकलना है। रिधिमा चौंक गई। क्या हुआ? नौकर ने घबराते हुए कहा, करीना ने साक्षी को उठा लिया है। पूरा ठाकुर परिवार पागल हो चुका है। अगर तू यहां मिली तो तू जिंदा नहीं बचेगी। रिधिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। अमन भैया, उसने बुदबुदाया। नौकर ने उसे बाहर ले गया। हवेली में अफरा तफरी थी। हर आदमी दौड़ रहा था, हर तरफ शोर। कुछ ही पलों बाद रिधिमा को पीछे वाले गेट से बाहर कर दिया गया। वो भागती रही जब तक सड़क पर नहीं पहुंच गई। उधर हाईवे पर अमन और साक्षी अभी भी खड़े थे, पूरी तरह टूटे हुए, थके हुए, डरे हुए। करण ने गुस्से में पायल से पूछा, भाभी, करीना किस तरफ गई? पायल बोली, वो जंगल की तरफ, पुराने रूट पर, जहां कोई आता जाता नहीं। करण चीखा, गाड़ी घुमाओ, जंगल की तरफ। गाड़ी स्टार्ट हुई, धूल उड़ने लगी, इंजन गरजा, और तभी अमन ने साहस कर लिया। वो अचानक साक्षी के सामने आकर खड़ा हो गया। करण, साक्षी को जंगल मत ले जाओ, वो डर जाएगी, उसे मेरे पास रहने दो। करण ने मुड़कर अमन की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ नफरत नहीं थी, एक दर्द था, टूटन थी, भाई था और बेबसपन था। अगर आज मेरी बहन को कुछ हुआ, उसकी आवाज भारी हो गई, तो मैं दुनिया जला दूंगा। अमन ने कहा, तो चलिए हम दोनों साथ में ढूंढते हैं, साक्षी आपकी भी है, मेरी भी। करण चुप हो गया। उसकी सांसें भारी हो गई। वो एकदम स्थिर खड़ा था। पहली बार अमन की बात उसके दिल तक पहुंची। उसी वक्त एक और फोन आया। स्क्रीन पर लिखा था प्राइवेट नंबर। करण ने कॉल उठाई और जैसे ही उसने सुना, उसका दिल दहल गया। आवाज आई, तुम्हारी साक्षी मेरे पास है। अगर उसे बचाना है तो अकेले आना, नहीं तो उसकी लाश मिलेगी। फोन कट गया। फोन कटते ही करण ठाकुर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पकते अंगारे जैसा लाल, दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज। मेरी साक्षी, उसके पास? उसके कानों में अभी भी वो ठंडी डरावनी आवाज गूंज रही थी, अकेले आना, नहीं तो लाश मिलेगी। अमन और साक्षी दोनों उसे घूर रहे थे। साक्षी की आंखों में डर की बड़ी लकीरें थीं, जैसे उसे समझ आ गया हो कि मामला अब उसके भाई के बस में नहीं रहा। प्रताप ठाकुर भी आगे बढ़े। करण, कौन था वो? क्या कहा उसने? करण ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो धीरे धीरे बोला, कहा है साक्षी उसके पास है, अगर मैं अकेला नहीं गया तो वो उसे मार देगा। साक्षी वहीं जड़ हो गई। भैया, वो कौन हो सकता है? मैं किसी करीना को नहीं जानती। पायल ने कांपते हुए कहा, करीना कौशिक, वो कोई सीधी लड़की नहीं, उसका दिमाग खराब है, उसके अंदर बहुत जहर है। उसकी बेटी को सालों पहले ठाकुर लोगों पर शक था कि पता नहीं क्या, उसी दिन से वो बदला लेने के पीछे पड़ी है। करण का चेहरा तमतमा गया। अगर मेरी बहन को उसने चोट भी पहुंचाई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमन धीरे से बोला, हम लोग साथ चलेंगे, अकेले मत जाना। करण ने तड़प कर चिल्लाया, मैं अकेला जाऊंगा, अगर ज्यादा लोग गए तो वो उसे मार देगी और तू भी मरेगा। प्रताप बोले, लेकिन करण, ये खतरा बहुत बड़ा है। करण ने अपने पिता के हाथों पर हाथ रखा। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। पापा, ये मेरी लड़ाई है, मेरी बहन है, मैं उसे किसी को छूने नहीं दूंगा। उसने मुड़कर सबको देखा, फिर बोला, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, जो होगा मैं अपने दम पर संभालूंगा। ये कहकर वो तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ा। उधर अमन और साक्षी। अमन ने साक्षी का हाथ पकड़ा। साक्षी की आंखें रो रोकर बुरी तरह लाल थीं, चेहरा थरथरा रहा था। अमन, अगर करीना ने मुझे मार दिया तो? अमन ने उसे छाती से लगा लिया। कोई कुछ नहीं करेगा, तू बस हिम्मत रख। लेकिन अंदर से वो खुद कांप रहा था। करीना का नाम, उसकी हरकतें और साक्षी पर खतरा सब उसके दिमाग में घूम रहा था। साक्षी रोते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया अमन, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, इतना ही। अमन ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यार की यही कीमत है साक्षी, कभी आसान नहीं होता, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए। उधर करण अपनी गाड़ी में बैठ चुका था।
उसने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी की आवाज़ जंगल में गूंजने लगी, लेकिन वो निकले उसके पहले अमन उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। करण ने गुस्से से खिड़की नीचे की। हट रास्ते से। अमन बोला, साक्षी मेरी भी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और आप अकेले जाएंगे तो खतरा और बढ़ जाएगा। मैं आपके साथ चलूंगा। करण ने दांत भींचे। तू चुप रह, अगर तू साथ आया तो वो उसे मार देगी और तू भी मरेगा। अमन बोला, अगर मैं पीछे रह गया और कुछ हो गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं करूंगा। करण कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, पीछे की सीट पर बैठ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तेरा कोई भी कदम गलत हुआ तो करीना से पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अमन ने सिर झुका दिया। मुझे जान की परवाह नहीं, मुझे बस साक्षी की फिक्र है। करण ने गुस्से में आंखें फेर लीं। गाड़ी चल पड़ी जंगल की तरफ। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, काली छाया और ठंडी हवा। गाड़ी के अंदर इतना सन्नाटा कि दोनों की सांसें तक सुनी जा सकती थीं। अमन पीछे बैठा था। करण की आंखें सामने जमी थीं, कहीं डर, कहीं गुस्सा, कहीं टूटन। कुछ देर बाद अमन बोला, करण, मैं सच कहता हूं, मैंने कभी साक्षी का गलत नहीं चाहा। मैं उसे बहुत इज्जत देता हूं। मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। करण ने एक पल उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द की परतें थीं। मुझे पता है, उसने हल्की आवाज में कहा। अमन को यकीन नहीं हुआ। करण ने उसकी बात पहली बार शांत होकर सुनी थी। करण ने आगे जो कहा वो और भी हैरान कर देने वाला था। अगर हालात ऐसे नहीं होते तो शायद मैं तुम दोनों को खुद शादी करवाता। अमन की आंखें फैल गईं, उसके गले में शब्द अटक गए। करण ने भारी सांस ली। लेकिन अब मेरी बहन मौत के खतरे में है। मेरे पास गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं। अमन चुप रह गया। उसके दिल में करण के लिए एक अजीब सी इज्जत पैदा हुई। उधर हवेली में पायल, वो बेचैन होकर अंदर कमरे में घूम रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ था। अचानक कमरे में गीता चली आई। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? करीना मैडम साक्षी को क्यों ले गईं? पायल ने धड़कते दिल से कहा। गीता, सालों से जो राज छुपा था वो अब सामने आने वाला है। गीता ने पूछा, कौन सा राज? पायल अचानक रो पड़ी। करीना की बेटी, वो मेरी सीधी सीधी दुश्मन नहीं है। असल में उसकी मौत के पीछे ठाकुर परिवार का हाथ था। गीता दंग रह गई। क्या? पायल बोली, कई साल पहले प्रताप साहब ने उस केस को दबा दिया कि लड़की की मौत एक्सीडेंट थी, लेकिन करीना को हमेशा लगा कि ठाकुर लोगों ने उस बच्ची को रास्ते से हटाया है। गीता के हाथ कांपने लगे। तो वो बदला ले रही है? पायल ने आंसू पूछे। हाँ, और उसकी नज़र में सबसे आसान शिकार साक्षी है। दोनों डर के मारे खामोश हो गईं। उधर जंगल का रूट। करण की गाड़ी तेजी से उबड़-खाबड़ रास्तों पर चल रही थी। अंधेरा और बढ़ रहा था। पेड़ों की परछाई गाड़ी पर गिर रही थी। हवा के झोंके इतने तेज कि आसपास की घास हिल रही थी। करण ने हाथ की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस ली। उसके मन में हर सेकंड साक्षी की शक्ल घूम रही थी। साक्षी का बचपन, उसकी हंसी, उसका हर त्योहार पर करण से चिपक कर बैठना। और वही साक्षी अब किसी पागल औरत के हाथों में। अमन ने धीरे से कहा, करण, हम उसे ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होगा। करण ने कहा, अगर साक्षी को कुछ हुआ तो मैं दुनिया फूंक दूंगा। अमन जानता था वो सच कह रहा है। कुछ किलोमीटर आगे गाड़ी अचानक धीमी हो गई। रास्ता ऐसा कि जिसे देखकर ही डर लगे। सड़क संकरी, दोनों तरफ ऊंचे पेड़, बीच में अंधेरा। अमन ने पूछा, क्या हुआ? करण ने कहा, लोकेशन यहीं की है। करीना यहीं कहीं है। उसने गाड़ी रोक दी। दोनों नीचे उतरे। चारों तरफ सिर्फ हवा की सरसराहट और पेड़ों की चीखती टहनियां। अमन बोला, ये जगह तो पूरी वीरान है। करण ने होंठ भींचकर कहा, करीना ऐसी ही जगह चुनती है जहां कोई आवाज भी ना सुने। अचानक दूर से एक धीमी सी आवाज आई, किसी लड़की की, डरी हुई,
कमजोर। करण का दिल धड़क उठा। साक्षी? वो बिना कुछ सोचे भाग पड़ा। अमन भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। घने पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा, जैसे किसी फिल्म का भूतिया बंगला। दरवाज़ा टेढ़ा था। आंधी की वजह से चरचर की आवाज़ आ रही थी। करण धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा धक्का दिया। की। अंदर अंधेरा, हवा ठंडी और जमीन पर खून की एक पतली लकीर। करण की आंखें फट गईं। साक्षी, तू कहाँ है? उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अमन ने दीवार पर टॉर्च मारी। तभी सामने की दीवार पर कुछ शब्द खून से लिखे हुए दिखे। अगर भाई तुझे बचाने आया तो उसे भी मार दूंगी। करण का दिल गले में आ गया। उसने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मेरी बहन! अमन बोला, करण, वो कहीं पास होगी, हमें ढूंढना होगा। करण ने जंगल की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन आंसुओं को गिरने नहीं दिया। साक्षी, भैया आ गया है, तू कहीं भी हो, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। अमन ने उसका कंधा पकड़ा। चलो, पीछे नहीं हटना। दोनों जंगल में उतर गए, अंधेरे में, खतरे में। बहन को बचाने की जंग शुरू हो चुकी थी। जंगल रात के अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा से टकराकर टक-टक की आवाज कर रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस अंदर जाते ही सीने में दर्द होने लगता। करण और अमन दोनों टॉर्च लेकर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। जमीन पर पत्तों की परतें, मिट्टी में जंगली जानवरों के पैरों के निशान और सबसे डरावनी चीज, खून की पतली पतली बूंदें, जो कहीं दूर जंगल की तरफ जाती थीं। करण हर बूंद को देखकर कांप जाता। उसके कदम तेज हो जाते, उसकी आंखें लाल जैसे किसी जानवर की हो गई हों। अमन, जल्दी, इस तरफ निशान है, साक्षी यही गई होगी, करण ने चीखते हुए कहा। अमन भी उसके साथ भागने लगा। कांटेदार झाड़ियां कपड़े फाड़ रही थी, लेकिन दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अमन के मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज मैं साक्षी को बचाने में सफल हो जाऊं, चाहे मेरी जान चली जाए। इधर करण का दिल टूट चुका था। वो खुद को दोष दे रहा था। अगर मैंने उसे नहीं रोका होता, अगर मैं शांत रहता, अगर मैं उसे समझता, तो आज मेरी बहन इस हालत में नहीं होती। हर कदम के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। अचानक हवा में एक महिला की चीख सुनाई दी। दोनों वहीं रुक गए। करण ने डरते हुए फुसफुसाया, ये साक्षी की आवाज थी। अमन की सांसें अटक गई। हाँ, वो साक्षी ही है। दोनों पागलों की तरह आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। टॉर्च की रोशनी इधर उधर डोल रही थी। कुछ मिनट बाद एक सुनसान टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। चारों तरफ जंगली घास, टूटी खिड़कियां, अंदर से आती धीमी रोशनी। करण ने टॉर्च ऊंची उठाई। खिड़की के एक कोने से हल्की हलचल दिखी। अमन ने फुसफुसाकर कहा, करण, कोई अंदर है। करण के अंदर का तूफान अब फटने वाला था। उसने टॉर्च को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ा। झोपड़ी के अंदर साक्षी एक कुर्सी से बंधी थी। उसकी आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे, होंठ फटे और शरीर पर खरोंचे। उसके सामने खड़ी थी करीना कौशिक। करीना की आंखें पागलों जैसी लाल थीं, चेहरे पर वो डरावनी मुस्कान जो किसी को भी कंपा दे। करीना ने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और वो चाकू साक्षी के गाल के बेहद पास घूम रहा था। करीना फुसफुसाकर बोली, तेरे परिवार ने मेरी बेटी की जिंदगी छीनी थी, अब मैं तेरे भाई की दुनिया उजाड़ दूंगी। साक्षी रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज। करीना चिल्लाई, चुप! तुम्हारे ठाकुर लोग बड़े घराने वाले, सब दबा देते हो, लेकिन अब मेरा बदला पूरा होगा। साक्षी जोर से रोने लगी। भैया, मुझे बचाओ। करीना ने हंसते हुए कहा, तुझका भाई आएगा और तेरी लाश देखकर रोएगा। उसी पल दरवाजा जोर से खुला। धप! करण अंदर घुस चुका था। उसके पीछे अमन भी था। करीना ने चौंक कर देखा और तुरंत साक्षी के गले पर चाकू रख दिया। करण चिल्लाया, करीना, अगर मेरी बहन के बाल को भी छुआ तो दुनिया में तेरी कोई पहचान नहीं बचेगी। करीना भयानक हंसी। मैं तो बस बदला लेने आई हूं करण ठाकुर। जैसे मैंने अपनी बेटी को खोया, वैसे तू भी खो। साक्षी चीठी, भैया बचाओ! अमन चिल्लाया। साक्षी,
उसी पल करण ने अपनी जेब से चाकू फेंका और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन करीना ने चाकू का धार और पास ले जाकर बोला, एक कदम और बढ़ाया तो तेरी बहन की सांस अभी खत्म। करीना ने साक्षी के गाल पर चाकू फेर दिया। हल्का सा कट लगा। खून की एक पतली धार गाल से बहने लगी। करण की आंखों में आग उतर आई। उसके हाथ कांपने लगे। वो अपनी जगह रुका, लेकिन उसकी सांसें भारी हो रही थीं। करीना चिल्लाई, तुम ठाकुर लोग हमेशा खुद को भगवान समझते थे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी जिंदगी कैसी लगती है जब कोई अपना छिन जाए। अमन धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगा। करीना का ध्यान टॉर्च की रोशनी पर था जिसे करण पकड़े खड़ा था। अमन ने मौके का फायदा उठाया। अचानक अमन साक्षी की तरफ झपटा और पूरी ताकत से चाकू पकड़ने की कोशिश की। करीना घबरा गई। उसने चाकू अमन के हाथ पर मार दिया। अमन का हाथ कट गया। खून बहने लगा, लेकिन उसने दर्द की परवाह किए बिना साक्षी की रस्सी पकड़कर तोड़ दी। साक्षी कुर्सी से नीचे गिर गई और ठीक उसी वक्त करण ने दहाड़ते हुए करीना के हाथ पर हमला किया। करीना का चाकू उछलकर दूर जा गिरा। करीना चीखी, नहीं! करण ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसके चेहरे पर नफरत की आग थी। तूने मेरी बहन को चोट पहुंचाई, अब तेरा खेल खत्म। करीना ने एक पत्थर उठाकर करण के सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। करीना की कलाई मुड़ गई। वो चीख पड़ी। अमन ने साक्षी को उठाया। साक्षी रोती जा रही थी। अमन, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी। अमन ने उसे छाती से लगा लिया। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। करीना जमीन पर पड़ी थी, चेहरा दर्द में भरा। फिर भी वो रोते हुए बोली, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारा था, तुम्हारा भी अंजाम होना चाहिए। करण ने कड़क आवाज में कहा, अगर तेरी बेटी के केस में ठाकुर परिवार की गलती होती तो मैं खुद अपने लोगों को जेल भिजवा देता, लेकिन तूने बेगुनाह पर हमला किया है। झूठ! करीना चीखी। करण ने गुस्से में कहा, तेरी बेटी की मौत एक्सीडेंट थी, कोर्ट का फैसला भी यही था, लेकिन तू बदला लेने के पीछे पागल हो गई। करीना अचानक रो पड़ी, जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह। उसकी हालत देखकर एक पल को करण भी थम गया, पर उसने दिल से कहा, तेरी तकलीफ समझ सकता हूं, पर मेरी बहन को जान से मारने का हक किसी को नहीं। करीना ने आंखें बंद कर लीं। उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसका बदला खत्म हो चुका था। उसके अंदर अब सिर्फ खालीपन बचा था। साक्षी करण के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, मुझे लग रहा था मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। करण ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पागल लड़की, तेरे बिना मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। दोनों भाई बहन एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे। अमन पीछे खड़ा था। उसकी आंखें भी भीग चुकी थीं। करण ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरकर कहा, शुक्र है तुम मिल गई, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। कुछ देर बाद सभी जंगल से बाहर आए। करीना को पुलिस को सौंप दिया गया। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस चुपचाप सिर झुकाए चलती रही। अमन के चोट पर पट्टी बांधी गई। साक्षी का चेहरा अभी भी डर में डूबा था, लेकिन वो अमन का हाथ नहीं छोड़ रही थी। करण ने अमन के पास आकर कहा, तुमने जान पर खेलकर मेरी बहन को बचाया। अमन ने सिर झुका दिया। वो मेरी जान है करण, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। करण ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज पहली बार नर्म हो गई। तुम दोनों में जो प्यार है, उससे कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। करण ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। अगर मेरी बहन खुश है तो मैं उसके रास्ते नहीं आऊंगा। साक्षी की आंखें चमक उठीं। भैया, क्या आप सच में? करण मुस्कुराया, पहली बार इतने दिनों बाद। हाँ, अगर तू खुश है तो मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है। साक्षी आंसू रोक नहीं पाई। अमन ने भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद अमन और साक्षी की कोर्ट में शादी हो गई। रिधिमा भी वहां आ गई थी, अब सुरक्षित। करण ने खुद अपनी बहन की चूड़ियां पहनाई। पायल और प्रताप ठाकुर भी मौजूद थे, और इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि राहत थी। अमन ने साक्षी का हाथ पकड़कर कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले। करण दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, बहन की खुशी और अपने गुस्से के खत्म होने की राहत। उसने मन में कहा, अब से प्यार की कीमत मौत नहीं, प्यार की कीमत इज्जत और भरोसा होगा। और इस तरह दो दुश्मन परिवारों में प्यार की जीत हुई, नफरत हार गई। और एक भाई जो कभी तूफान था,
आज अपनी बहन की मुस्कान देखकर शांत समुंदर बन गया। यही कहानी का अंत है, लेकिन अमन और साक्षी की नई जिंदगी की शुरुआत भी।